नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रेड प्लस टीचिंग एग्जाम में। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का पेपर जो है उसका अपना क्या पैटर्न है, ये आप लोग पहले से ही जानते होंगे। और हिंदी भाषा में क्या आपका सिलेबस रहेगा, उसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए। तो यहाँ आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हिंदी भाषा के सिलेबस की बात करने जा रहे हैं कि हिंदी भाषा को कैसे सीटेट परीक्षा के लिए तैयार किया जाए। और इसमें पेपर 1 और पेपर 2, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्राइमरी लेवल में पेपर 1 होता है भाषा का और जूनियर लेवल में जो पेपर 2 होगा भाषा का, उन दोनों पेपरों के सिलेबस को कंबाइंड तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस पेपर को तैयार किया जाए और कौन कौन से बिंदुओं पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कि हम ये देखना है कि सीटेट में जो हमारा हिंदी भाषा का जो पैटर्न रहता है वो 30 नंबर का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? टोटल 30 मार्क्स का रहेगा। तो इन 30 मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है ये आपको पता ही होगा। देखिए, पहला जो पैटर्न है आपका 15 मार्क्स का जो होगा वो है भाषा की समझ को लेकर के कि किस तरीके से भाषा के पेपर को तैयार किया जाए। तो 15 मार्क्स यानी 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे और फिर उस भाषा की पेडागोजी से रिलेटेड या शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के वो रहेंगे। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 30 मार्क्स के हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो है सीटेट में वो पेडागोजी का रहता है। जैसे अगर हम सभी सब्जेक्ट को ऐड कर लें तो हमारे पास 150 क्वेश्चन आने हैं हमारे, और 150 क्वेश्चन में अगर इसका डिवाइडेशन करते हैं हम लोग तो 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाले रहेंगे और 75 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के रहेंगे। तो इस तरीके से पेडागोजी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और सीटेट में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पेडागोजी को अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा, जो कि हम मैराथन क्लासेज में, पीवाईक्यू क्लासेज में आपका सारा पैटर्न कंप्लीट करा देंगे। दूसरी चीज, अब भाषा समझ में हमको कौन कौन से टॉपिक्स पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। तो एक तो भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, इसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, हमारे भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, संविधान में भाषाओं का क्या प्रावधान है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। हमारी लिपि क्या है, कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बोली जाती है, वो सारी चीजें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत। इसके बाद में वर्ण विचार। तो वर्ण विचार का अर्थ हुआ कि वर्णमाला में, तो वर्णमाला में हम क्या पढ़ते हैं? स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। कौन से स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है ये देखेंगे, व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है, उनके प्रकार कितने होते हैं, स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं, ये सारी की सारी चीजें हम वर्ण विचार वाले टॉपिक में। फिर शब्द विचार। तो शब्द विचार का अर्थ ये हुआ कि शब्द निर्माण की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी तरीके हमारे पास होते हैं वो शब्द विचार में आ जाएंगे। संधि, समास, संज्ञा और उसके भेद, सर्वनाम और उसके भेद, और क्रिया। यहाँ पर एक टॉपिक और है आपका क्रिया, ठीक है, और क्रिया के भेद। ये सारी चीजें हमको भाषा की समझ वाले टॉपिक में देखनी है। तो आपको एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है सीटेट के लिए हिंदी भाषा में। एक जो बेसिक नॉलेज की उम्मीद आयोग करता है आपसे, माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो बस वही बेसिक नॉलेज आपको अगर हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर भाषा से रिलेटेड है तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? चलिए, इसके बाद में अगला पोर्शन है आपका कि उसी में आपको गद्यांश और पद्यांश देखने को मिलेंगे। और गद्यांश में जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे सबसे ज्यादा, वो आपको कोई एक वर्ण दे देगा, कोई एक सेंटेंस दे देगा, उसमें पूछेगा बताइए इसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है। वर्तनी शुद्धि पूछ लेगा। वर्तनी शुद्धि हमारी दो तरीके की होती है, एक तो आपकी शब्द शुद्धि होती है और एक वाक्य शुद्धि होगी। तो वर्तनी के अंतर्गत हमारे दो टॉपिक आते हैं, कौन कौन से? एक वाक्य शुद्धि और दूसरा शब्द शुद्धि। इसको अच्छे से तैयार करना है। तो शब्द शुद्धि आप तभी कर पाएंगे जब आप वर्णमाला और संधि की ठीक ठाक जानकारी रखते हैं। तो वर्णमाला और संधि अगर आपको आ गया तो आपका वर्तनी शुद्धि में शब्द शुद्धि वाला जो पोर्शन है वो कभी गलत नहीं होगा। और वाक्य शुद्धि आपका तब होगा जब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे शब्द आपके क्लियर हो जाएंगे। या ये कहें कि जो हमारे विकारी शब्द हैं, तो विकारी शब्दों की जानकारी अगर आपको अच्छे से होगी तो आपका वाक्य शुद्धि वाले टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। आपसे कुछ मुहावरा पूछ लिया जाएगा, कोई लोकोक्ति पूछ ली जाएगी, उसका अर्थ क्या होता है ये पूछा जाएगा। गद्यांश के अंतर्गत आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश में कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनका विलोम शब्द पूछ लेगा आपसे, पर्यायवाची पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
तो ये गद्यांश में इससे रिलेटेड इतने टॉपिक आपको गद्यांश के लिए तैयार करने ही पड़ेंगे। अगर ये टॉपिक आपके क्लियर हैं तो गद्यांश से रिलेटेड एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद में अगला क्या पैटर्न है आपका वो भी देख लेते हैं। फिर है आपका पेडागोजी वाला मामला कि भाषा शिक्षण में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक है आपका भाषा बालक व भाषा शिक्षण। तो इसमें सबसे पहले भाषा का परिचय, भाई भाषा क्या होती है, भाषा का महत्व क्या होता है, भाषा के विभिन्न रूप क्या होते हैं, ठीक है। भाषा शिक्षण का महत्व और आवश्यकता। देखिए यहाँ पर भाषा का महत्व दे रखा है और यहाँ पर भाषा शिक्षण का महत्व दे रखा है कि भाषा शिक्षण का क्या महत्व है और उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, ये तैयार करनी है। फिर त्रिभाषा सूत्र, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, है ना। त्रिभाषा सूत्र को कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। और भाषा की संवैधानिक प्रावधान क्या है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया है, किस अनुच्छेद में इसको स्थान दिया है, राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है या राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, राजभाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो इन सभी बिंदुओं पर आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। दूसरी चीज है भाषा अर्जन और अधिगम। तो भाषा को सीखने के तरीके, एक शिक्षार्थी को अगर भाषा को सीखना है तो वो किस तरीके से भाषा को अर्जित करेगा, ये सारी चीजें हम भाषा अर्जन और अधिगम वाले टॉपिक में। उसके बाद में भाषा और बालक, ये इतने बिंदु, इतने पॉइंट्स हमको इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करने हैं। इसके बाद में अगला आता है शिक्षक एवं शिक्षण। दूसरा टॉपिक क्या है आपका, शिक्षण एवं शिक्षक। तो शिक्षण एवं शिक्षक टॉपिक के अंतर्गत हमें इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। पहली बात तो शिक्षण होता क्या है, ठीक है, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं कि भाई भाषा शिक्षण को सीखने के सिद्धांत क्या हैं, उन सिद्धांतों को किसने दिया, किस तरीके से कौन सा सिद्धांत किस चीज की पैरवी करता है, ये सारी चीजें। और भाषा शिक्षण में जो सहायक सामग्रियां होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और भाषा शिक्षक के जो गुण होते हैं, अगर कोई एक विद्यार्थी एक टीचर से उम्मीद करता है कि भाषा का अगर कोई टीचर है, अध्यापक है, तो उस अध्यापक के भाषा को लेकर के उसके अंदर कौन कौन से गुणों का विकास होना जरूरी है ताकि वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, इजी तरीके से क्या कर सके, भाषा को सिखा सके। तो यहाँ पर भाषा शिक्षक के गुण, तो शिक्षण एवं शिक्षक, इसके अंतर्गत हमको इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करनी है, जिसमें से पहला था आपका शिक्षण क्या होता है, दूसरा शिक्षण सूत्र क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री और भाषा शिक्षक के गुण, इन बातों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका भाषा शिक्षण की विधियां। तो कौन कौन सी विधियां हमको इसमें पढ़नी है, इस पर बात करेंगे, ठीक। तो भाषा शिक्षण की विधियों में भाषा की विभिन्न विधाएं क्या क्या होती हैं, गद्य शिक्षण क्या है, व्याकरण शिक्षण क्या है, पद्य शिक्षण क्या है, रचना शिक्षण, नाटक शिक्षण और कहानी शिक्षण, ठीक है। तो ये हमारा साहित्य वाला पार्ट है। तो साहित्य वाले पार्ट को हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, उसकी क्या क्या विधियां हो सकती हैं। तो गद्य को पढ़ाने की हमारे पास अलग अलग विधियां होती हैं, गद्य को जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा। व्याकरण को पढ़ाने की अलग विधि होती है, पद्य यानी कि कविताओं को पढ़ाने की अलग विधियां होती हैं। रचना शिक्षण, रचनाओं को यानी कि हमें अगर साहित्य में रचनाएं करनी है तो उसको समझाने का, उसको पढ़ाने का अलग तरीका होगा। नाटक शिक्षण अलग है, कहानी शिक्षण अलग है। तो ये सारी विधियां हमारी क्या हो जाएंगी, भाषा शिक्षण की सब विधियां हो जाएंगी। तो इन विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भाषा को और अच्छे तरीके से मानकीकृत रूप में सीख सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो पहली बात है कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, ठीक है, मूल्यांकन कहते किसे हैं, फिर मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, प्रश्नों के प्रकार, कितने प्रकार के प्रश्न हम बना सकते हैं, एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, और निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण में किन बिंदुओं पर फोकस किया जाता है, वो सारी चीजें हम मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे। निदानात्मक परीक्षण को ही हम उपचारात्मक परीक्षण भी कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका भाषा कौशल और भाषाई विकार। जब हम किसी विद्यार्थी को भाषा कौशल या भाषाई विकार के बारे में बात करते हैं तो एक तो श्रवण कौशल, सुनने के जो कौशल होते हैं उसे हम श्रवण कौशल कहते हैं। लेखन शिक्षण की क्या क्या विधियां होती हैं वो इस टॉपिक के अंतर्गत, और भाषा से संबंधित क्या दिक्कतें, कौन सी परेशानियां एक शिक्षक को और एक शिक्षार्थी के सामने आती हैं, वो भाषाई विकार के अंतर्गत हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक आपका। इसके बाद अगला टॉपिक है
पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्य एवं बहुभाषिकता। तो इसमें 3 चीजें पढ़ेंगे हम लोग। पाठ्य पुस्तक क्या होती है, उसका रूप क्या है, बाल साहित्य क्या है और बहुभाषिकता क्या है ना। तो भाषा का जो रूप है और अन्य भाषाओं का जो मिक्सर आता है किसी भाषा में, उसे हम बहुभाषिकता कहते हैं। तो बहुभाषिकता के अपने क्या गुण होते हैं, क्या अर्थ होता है, ये सारी चीजें हम बहुभाषिकता वाले टॉपिक में, पाठ्य पुस्तक का पाठ्य पुस्तक में और बाल साहित्य का बाल साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो एक आपको ये टॉपिक याद रखना है, ये टॉपिक तैयार करना है अच्छे से। और फिर आपका अंतिम पॉइंट जो आता है वो भारतीय भाषाओं के शिक्षण से संबंधित हमारी जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जो रूपरेखा है 2005 की, इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों को यहाँ पर पढ़ना है। अगर एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की भाषा से संबंधित, भाषा संबंधी सिफारिशों को ये आपको तैयार करनी है। अगर इतना पोर्शन आप तैयार कर लोगे तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आप 30 में से 28 प्लस मार्क्स हिंदी भाषा के अंतर्गत बहुत आसान तरीके से ला सकते हैं। तो अभी भी हमारे पास परीक्षा होने में 16 दिन बाकी हैं। तो 20 तारीख से यानी कि 20 अगस्त से सीटेट का पेपर प्रारंभ हो रहा है। तो 20 दिन में अगर आप 2 घंटे भी डेली पेडागोजी और व्याकरण को देते हैं तो आप 28 प्लस मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिलेबस डिस्कशन। तब तक के लिए आप जो हमारी पीवाईक्यूज की क्लासेज चल रही हैं सभी विषयों की, चाहे वो ईवीएस की हो, चाहे सीडीपी की हो, चाहे संस्कृत की हो या हिंदी की हो या गणित की हो, आप सारी क्लासेज देखिए जिसमें विगत परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उन पर विस्तार से डिस्क्रिप्शन से चर्चा की जा रही है। और होगा कि आपके आगामी परीक्षा में इन्हीं में से कुछ प्रश्न एग्जैक्ट उठा करके आपके एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिल जाए। तो आप वो क्लासेज भी रेगुलर रूप से देखते रहिए। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।